नमस्कार दोस्तों, साहित्य यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की कक्षा संख्या 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि उन सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होगा जिसमें हिंदी साहित्य व्याकरण से संबंधित प्रश्नों का जिक्र होता है, अर्थात प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याकरण का अध्ययन करने से पहले व्याकरण से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनको हम लोग आज अध्ययन करेंगे। जैसे भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा संस्कृत की भास धातु में आ प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, कहना। परिभाषा, वाणी के जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है, उस वाणी माध्यम को भाषा कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वह है वाणी के जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है, अर्थात भाषा में वाणी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए भाषा के जो रूप होते हैं वो मुख्यतः दो होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। जो मौखिक भाषा होती है यह सबसे पहले आया और इसका जो रूप है वह अस्थाई होता है। लिखित भाषा यह बाद में आया और इसका रूप स्थायी होता है। सांकेतिक भाषा को हम भाषा के रूप के अंतर्गत नहीं लेते हैं। जैसा कि एक बार प्रश्न भी पूछा जा चुका है, जैसे निम्नलिखित में से किसी भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा नहीं माना जा सकता। मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, सांकेतिक भाषा। इसका सही उत्तर होगा सांकेतिक भाषा। अब भाषा के भेद, भाषा के जो भेद होते हैं इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती, इसलिए इससे संबंधित आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि भाषा के भेद कितने होते हैं। हाँ, भाषा के रूप से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भाषा के रूप 2 होते हैं, किंतु भाषा के भेदों की संख्या निश्चित नहीं है। भाषा जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, प्रचलित भाषा, कूट भाषा, आधार भाषा, आधेय भाषा, सांकेतिक भाषा, संपर्क भाषा, विभाषा, उपभाषा, स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक भाषा। अब हम प्रत्येक भाषाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे, जिससे हमें पता चले कि मातृभाषा, स्थानीय भाषा, बोली, क्षेत्रीय भाषा, विभाषा, सहभाषा, आधेय भाषा, संपर्क भाषा, आखिर ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं मातृभाषा के बारे में। बच्चा जन्म लेने के उपरांत सबसे पहले अपने माता पिता, परिवार, समाज से जिस भाषा को सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। बच्चों के मानसिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मातृभाषा ही है। मातृभाषा के महत्व को स्पष्ट करते हुए महात्मा गांधी ने कहा है कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। ये महात्मा गांधी का कथन है। अब आइए देखते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को किसी राष्ट्र की अधिकांश जनसंख्या बोलती है और समझती है उसे उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख नहीं है। हिंदी का प्रयोग भारत की अधिकांश जनसंख्या द्वारा किया जाता है, अतः हिंदी स्वतः ही भारत की अघोषित राष्ट्रभाषा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है कि हिंदी भारत की अघोषित राष्ट्रभाषा है और भारतीय संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला, राजभाषा। राजभाषा या शासन की भाषा, प्रशासनिक भाषा। संविधान द्वारा जिस भाषा को राजकार्य, प्रशासनिक कार्य की भाषा घोषित कर दिया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषाओं की संख्या एकाधिक हो सकती है। वर्तमान में हिंदी सहित
22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। 8वीं अनुसूची 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक राजभाषा संबंधित उपबंध दिए गए हैं। अगला है प्रचलित भाषा। जो अपने उद्भव काल से लेकर अब तक प्रचलन में है उसे संस्कृत कहते हैं, उसे प्रचलित भाषा कहते हैं। जैसे संस्कृत, संस्कृत हमारी एक प्रचलित भाषा है। मृत भाषा, वह भाषा जो पहले प्रचलन में थी किंतु अब प्रचलन में नहीं है, जैसे पाली, प्राकृत। संस्कृत जो है वह मृत भाषा नहीं है, यह प्रचलित भाषा है। भले ही आज संस्कृत का उपयोग बोलचाल के रूप में न होता हो, किंतु आज भी सांस्कृतिक विधाएं तथा संस्कृत में साहित्य लिखे जा रहे हैं। इस कारण संस्कृत मृत भाषा न होकर प्रचलित भाषा है। स्थानीय, प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा, वह भाषा जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित हो, स्थानीय, प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। कूट भाषा, वह भाषा जिसमें शब्दों अथवा वाक्यों को कूट प्रदान कर दिया जाता है तथा जिसे संबंधित कोड या कूट का ज्ञाता ही समझ सकता है, उसे कूट भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग सैनिक, गुप्तचर एजेंसियों द्वारा किया जाता है। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा दो शब्दों से मिला है, संकेत प्लस इक, अर्थात वह भाषा जिसमें इशारों के माध्यम से बातचीत की जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा विज्ञान में इसे भाषा नहीं माना जाता। इसका प्रयोग मूक एवं बधिर व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसमें बोलने की क्रिया नहीं होती। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वह है इसमें बोलने की क्रिया नहीं होती। आधार भाषा, वह भाषा जो किसी अन्य भाषा को जन्म देती है उसे आधार भाषा कहते हैं। जैसे वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत बना, लौकिक संस्कृत से पाली बना, पाली से प्राकृत बना, प्राकृत से अपभ्रंश बना, अपभ्रंश से अवहट्ट बना, अवहट्ट से हिंदी बना। तो हिंदी का जो आधार भाषा होगी वो होगी वैदिक संस्कृत। आधेय भाषा, वह भाषा जो किसी अन्य भाषा के विकसित होने से बनती है उसे आधेय भाषा कहते हैं। अगला है संपर्क भाषा, वह भाषा जो दो भिन्न भाषा भाषी व्यक्तियों के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करती है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। आज विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। अगला है मानक भाषा, वह भाषा जिसका व्याकरणिक रूप स्थिर हो जाए, जो सभी को मान्य हो, जिसका प्रयोग प्रशासनिक कार्यों एवं साहित्य में बहुतायत से हो, उसे मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। हिंदी की बोलियों में से खड़ी बोली ने आज मानक भाषा का रूप ग्रहण कर लिया है। टकसाली भाषा भी इसे कहते हैं। मानक भाषा को ही टकसाली भाषा कहते हैं। टकसाली भाषा खड़ी बोली है। विभाषा, दो अलग अलग भाषा परिवारों की भाषाएं आपस में विभाषाएं कहलाती हैं। इनका शब्द भंडार एक दूसरे से पूर्णतः अलग होता है। जैसे हिंदी व कन्नड़ सहभाषाएं, एक ही भाषा परिवार की भाषाएं आपस में सहभाषाएं कहलाती हैं। इनका शब्द भंडार एवं वाक्य रचना लगभग एक समान रहते हैं, जैसे संस्कृत एवं हिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।